सुबह सुबह रमेश की साली मीता का फ़ोन आया। रमेश ने फ़ोन पर जैसे ही हेलो कहा तो उसकी आवाज़ सुनते ही मीता झट से बोली, जीजा जी आप फ़ौरन घर आ जाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। रमेश ने कारण जानना चाहा पर तब तक फ़ोन कट चुका था। मीता का घर उनके घर से 15-20 कदम की दूरी पर ही था। रमेश को आज अपनी साली की आवाज़ कुछ घबराई हुई सी लगी। अनहोनी की आशंका से वे किसी से बिना कुछ बोले फ़ौरन उसके घर पहुंच गए। जब वे उसके घर पहुंचे तो देखा उन दोनों पति पत्नी के अलावा मीता का देवर भी बैठा हुआ था। रमेश के घर में दाखिल होते ही मीता ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। यह स्थिति उनके लिए बड़ी अजीब सी थी। रमेश ने सवालिया नज़रों से सबकी तरफ देखा और बोले, क्या बात है? ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी सुबह सुबह बुलाया? मीता कुछ कहती उससे पहले ही उसके पति ने अपना मोबाइल रमेश के आगे रख दिया और बोला, जरा यह तो देखिए। इस पर चिढ़ते हुए रमेश ने कहा, यह क्या बेहुदा मजाक है? क्या वीडियो देखने के लिए बुलाया है? मीता बोली, नाराज़ न हुए, आप एक बार देखिए तो सही, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही रमेश ने यह वीडियो देखा उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा और वह ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं सका। बाहर आते ही रमेश ने दामिनी को फ़ोन लगाया। दामिनी की आवाज़ सुनते ही रमेश की आवाज़ भर्रा गई। तुम सही थी, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। ननंद तो तुम्हारी इस लायक थी ही नहीं। जिन बातों पर एक माँ को गौर करना चाहिए था पर तुमने एक पल में ही गौर कर लिया। तुमने तो मुझे होशियार भी किया और हम सब कुछ नहीं समझे। यही नहीं, दीपा पर अंधा विश्वास था। मुझे अफसोस है कि मैंने उस दिन तुम्हें इतने कड़वे शब्द कहे। अरे जीजा जी, आप यह क्या बोले जा रहे हैं? मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना था। अब आप बात बताएं। यूं ही बेतुकी बातें करते रहिए, आखिर हुआ क्या है? रमेश ने पूरी बात बताई और कहा, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और रमेश की आवाज़ भर्रा गई। आप परेशान मत होइए, जो होना था वो हो गया। अब यह सोचने की ज़रूरत है कि आगे क्या करना है। ऐसा करिए, आप सबसे पहले घर पहुँचिए और दीपा को स्कूल जाने से रोकिए। पर इससे क्या होगा? क्यों नहीं होगा, आप ही बताओ। इस 1-1.5 साल में आपने क्या किसी भी दिन दीपा को कहते हुए सुना है कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती? चाहे घर में कितना ही ज़रूरी काम था या तबीयत खराब हुई, लेकिन वह स्कूल गई, मतलब कोई ना कोई रहस्य तो है। स्कूल जाने का कुछ तो संबंध है इस बात से। वैसे भी यदि आप सीधा साधा सवाल करें तो वह आपको कुछ नहीं बताएगी। देखना, आप स्कूल न जाने की बात से वह फिबर जाएगी और फिर आपसे जाने की जिद करेगी। तब मौका होगा उससे सही सवाल करने का। क्या आप मेरा साथ दोगी? आप आ सकती हो उससे बात करने के लिए? रमेश ने पूछा। नहीं, मेरे आने से कोई फ़ायदा नहीं है। दीदी को भी आप जानते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस बात के लिए मेरा बीच में पड़ना सही नहीं होगा। आप मीता को ही बुला लीजिए। घर जाकर रमेश ने मीता को फ़ोन करके घर बुला लिया और दीपा को स्कूल जाने से रोका। आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। लेकिन उम्मीद के मुताबिक दीपा स्कूल जाने की ज़िद करने लगी। आज मेरा प्रैक्टिकल है, आज तो जाना बहुत ज़रूरी है। इस पर रमेश ने कहा, वह मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर बात कर लूँगा। नहीं पापा, मैं नहीं रुक सकती। आज इट्स अर्जेंट। एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या? कह दिया ना नहीं जाना। पर दीपा बार बार जिद करती रही। इस बात पर रमेश को गुस्सा आ गया और उन्होंने दीपा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि दीपा पर हाथ उठाकर वे मन ही मन दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने आज तक दीपा पर हाथ नहीं उठाया था। वह उनकी लाडली बेटी थी। तब तक मीता अपने पति के साथ वहां पहुंच गई और स्थिति को संभालने के लिए दीपा को उसके कमरे में लेकर चली गई। वह दीपा से बोली, यह सब क्या चल रहा है दीपा? सच सच बता, क्या है यह सब? फ़ोटोज़ या एमएमएस? दीपा उन फ़ोटोज़ और एमएमएस को देखकर चौंक गई। यह सब कह बह कह से शब्द उसके गले से में ही अटकने लगे। उसे खुद नहीं पता था इस एसएमएस के बारे में। वह घबरा कर रोने लगी। इस पर मीता उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, देख, सब कुछ खुल कर बता। जो हो गया सो हो गया। अगर अब भी नहीं समझी तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, यह तूने सही नहीं किया। एक बार भी नहीं ख्याल आया तुझे अपने बूढ़े अम्मा पापा का? यह कदम उठाने से पहले एक बार सोचा तो होता कि मेरे पापा को तुझसे कितना प्यार है। उनके विश्वास का खून कर दिया तूने।
तेरी इस करतूत की सज़ा पता है तेरे भाई बहनों को भी भुगतनी पड़ेगी। तेरा क्या गया। अब दीपा पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया अपने प्यार के लिए किया, उसको पाने के लिए किया। मुझे नहीं मालूम था यह MMS कैसे बना, किसने बनाया। सारी बात शुरू से बता। कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे तू प्यार बोल रही है वह सिर्फ धोखा था तेरे साथ, तेरे शरीर के साथ। बेवकूफ़ लड़की। दीपा सुबकते हुए बोली, राहुल घर के सामने ही रहता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। हम लोग कई महीनों से मिल रहे थे, पर राहुल मुझे भाव ही नहीं देता था। उस पर कई और लड़कियाँ मरती और वे सब चटकारे ले लेकर बताती थी कि राहुल उनके लिए कैसे मरता है। बहुत जलन होती थी मुझे। मैं उससे अकेले में मिलने की ज़िद करती थी कि सिर्फ एक बार मिल लो, लेकिन छोटा शहर होने की वजह से मैं उससे खुलेआम मिलने से बचती थी। वही वह कहता था कि मिल तो लूँ, पर अकेले में। कैंटीन में मिलना कोई मिलना थोड़े ही होता है। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से घर से बाहर जा रहे थे, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने राहुल को घर आकर मिलने को कह दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वे लोग रात तक ही वापस आ पाएंगे। घर में सिर्फ दीदी थी और बाबा तो शाम तक अपने ऑफिस में रहेंगे। दादी घुटनों की वजह से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपको भी मालूम होगा कि हमारे घर के 2 दरवाजे हैं। बस क्या था, मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया। उस दरवाजे के खुलते ही छत पर बने कमरे में सीधा पहुंचा जा सकता है, और ऐसा ही हुआ। मौके का फ़ायदा उठाकर राहुल कमरे में था और मैंने दादी से कहा, अम्मा मैं ऊपर कमरे में काम कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई काम हो तो आवाज़ लगा देना। इस पर उन्होंने कहा, कैसा काम कर रही है आज? तो मैंने कहा, अलमारी काफ़ी उलट पुलट हो रही है, आज उसी को ठीक करूँगी। सब कुछ मेरी सोच के अनुसार चल रहा था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अभी 3 घंटे तक कोई नौकर भी नहीं आने वाला। जब मैं कमरे में गई तो अंदर से कमरा बंद कर लिया और राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराई। मुझे यकीन था कि राहुल खुश होगा, फिर भी पूछ बैठी, अब तो खुश हो ना? चलो आज तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। हमेशा मेरे प्यार पर उंगली उठाते थे, अब खुद ही सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है यहाँ हम दोनों आराम से बैठकर 1-2 घंटे तक बात कर सकते हैं? खैर, आज इतनी मुश्किल से मौका मिला है तो आराम से जी भर कर बातें करते हैं। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं क्या सिर्फ बात करने के लिए इतना जोखिम उठा कर आया हूँ? बातें तो हम फ़ोन पर भी कर लेते हैं। तुम तो अब भी मुझसे दूर हो। औरतों के साथ तो वह जमकर था। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हो? राहुल बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, इसे अभी पहनकर मुझे दिखाओ। मैंने चौंक कर वह पैकेट लिया और खोल कर देखा। उसमें एक गाउन था। उसने कहा, इसे पहनो। पर मैंने अचकचाते हुए कहा, परवर कुछ नहीं, मना मत करना। उसने मुझ पर जोर डाला, अगर कोई आ गया तो? मैंने डरते हुए कहा तो उसने कहा, तुमको मालूम है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरा मन नहीं रख सकती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर कभी मुझसे कोई बात या मिलने की कोशिश मत करना। वह गुस्से में बोला। मैं किसी भी हालत में उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। और जैसे ही मैंने नाइटी पहनी, बोलते बोलते दीपा चुप हो गई और पैर के अंगूठे से ज़मीन कुरेदने लगी। आगे पता क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बताते हुए शर्म आ रही है, पर तब यह सब करते हुए शर्म नहीं आई, मीता ने कहा। पर दीपा नीचे निगाह किए बैठी रही है। आगे बता रही है या तेरे पापा को बताऊं? अगर वे आए तो आज कुछ अनहोनी घट सकती है, मीता ने डांटते हुए कहा। पापा का नाम सुनते ही दीपा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह जानती थी कि आज उसके पापा के सिर पर खून सवार है। बता रही हूँ, सुबकते हुए बोली। जैसे ही मैंने नाइटी पहनी तो राहुल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने घबरा कर उसको धकेला और कहा, यह क्या कर रहे हो? यह सही नहीं है। इस पर उसने कहा, सही नहीं है तुम कह रही हो? क्या इस तरह से बुलाना सही है? देखो, आज मुझे मत रोको। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या, देखो मैं यह जहर खा लूँगा। और यह कहते हुए उसने जेब से एक पुड़िया निकाल कर इशारा किया। मैं डर गई कि कहीं यही इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर उसने वह सब किया जो कहा था। उसकी बातों में आकर मैं सारी सीमाएं लांघ चुकी थी, पर कहीं ना कहीं मन में तसल्ली थी कि अब राहुल को मुझसे कोई शिकायत नहीं रही। पहले की तरह फिर पूछा, राहुल अब तो खुश हो ना? नहीं, अभी मन नहीं भरा है। यह एक सपना सा लग रहा है। कुछ यादें भी तो होनी चाहिए, उसने कुछ सोचते हुए कहा। यादें? कैसी यादें? मैंने सवालिया नज़र डाली। अरे वही कि जब चाहूँ तुम्हें देख सकूँ, उससे राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा।
पता नहीं क्यों अपना सब कुछ लूट जाने के बाद भी मैं मूर्ख उसकी चालाकी को प्यार समझ बैठी थी। मैंने उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी और पूछा वह कैसे। ऐसे कहते हुए उसने अपनी अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर झट से मेरी एक फ़ोटो ले ली। फिर मज़ा नहीं आ रहा कहते हुए एकदम से मेरा गाउन उतार कर फेंका और कुछ तस्वीरें जल्दी जल्दी खींच ली। यह सब इतना अचानक से हुआ कि मैं उसकी चाल समझ नहीं पाई। समय भी हो गया था और मम्मी पापा के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा ठीक भी करना था। कुछ देर बाद राहुल वापस चला गया और मैं नीचे आ गई। किसी को कुछ नहीं पता चला, पर कुछ दिनों के बाद एक दिन दामिनी मामी घर पर आई। उनकी नज़रें मेरे गाल पर पड़े निशान पर अटक गई। वे पूछ बैठी, क्या हो गया तेरे गाल पर? मैंने उनसे कहा, कुछ नहीं मामी, गिर गई थी। पर पता नहीं क्यों मामी की नज़रें सच भाप चुकी थी। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, गिरने पर इस तरह का निशान कैसे हो गया? यह तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ज़ोर से चुम्बन लिया हो। सब ठीक तो है ना दीपा? मैंने नज़रें चुराते हुए थोड़े से गुस्से से लहजे में कहा। पागल हो गई हो क्या? कुछ सोच कर तो बोलो। और मैं गुस्से से वहाँ से उठकर चली गई। लंच के बाद सब लोग बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। मामी मुझे समझाने के मकसद से आए तो उन्होंने मुझे खिड़की के पास खड़े होकर राहुल को इशारा करते हुए देख लिया। हालांकि मैं उनके कदमों की आहट से संभल चुकी थी, पर अनुभवी नज़रें सब भाप गई थी। मामी ने मम्मी से कहा, दीदी अब आपकी लड़की बड़ी हो गई है, कुछ तो ध्यान दो। कैसी माँ हो? आपको तो घूमने फिरने और किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं है। पर मम्मी ने उल्टा उन्हीं को ही डांट दिया। फिर मामी ने चुटकी लेते हुए मुझसे कहा, क्या बात है दीपू, हम तो तुमसे इतनी दूर मिलने आए हैं और तुम हो बात ही नहीं कर रही हो। अरे भाई, कहीं इश्क विश्क का तो मामला नहीं है? बता दो, कुछ हेल्प कर दूँगी। आप बिना कुछ भी कहती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अकड़ते हुए कहा। लेकिन मामी को दाल में कुछ काला महसूस हो रहा था। उनका दिल कह रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, और वे यह भी जानती थी कि ननद से कहने का कोई फ़ायदा नहीं। वे बात की गहराई तो समझेगी नहीं, इसलिए उनको पापा से कहना ठीक लगा। बुरा मत मानिएगा जीजा जी, आप दीपा बच्ची नहीं रही। हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, पर मैंने उसे इशारों से किसी से बात करते हुए देखा है। पापा ने इस बात को कोई खास तजुब नहीं दी, सिर्फ अच्छा कहकर बात टाल दी। जब मामी जी ने दोबारा कहा तो पापा ने कहा, मुझे विश्वास है उस पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। अब राहुल उन फ़ोटोज़ को दिखाकर मुझे धमकाने लगा। रोज़ मिलने की जिद करता और मना करने पर मुझसे कहता, अगर आज नहीं मिली तो ये फ़ोटोज़ तेरे घर वालों को दिखा दूँगा। पहले तो समझ नहीं आया क्या करूँ, कैसे मिलूँ, पर बाद में रोज़ स्कूल से वापस आते हुए मैं राहुल से मिलने जाने लगी। पर कहाँ मिलती थी तू उससे? मीता ने जानना चाहा। बस स्टैंड के पास उसका एक छोटा सा स्टूडियो है, वहीं मिलता था और मना करने के बाद भी मुझसे ज़बरदस्ती संबंध बनाता। एक बार तो गर्भ ठहर गया था। क्या? तब भी घर में किसी को पता नहीं चला। मीता चौंकी नहीं। राहुल ने एक दवा दे दी थी, जिसको खाते ही काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी और बेहोश भी हो गई थी। अच्छा हाँ, याद आया, ऐसा कुछ हुआ था तो था। और उसके बाद भी तू किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, अकेले जाकर ही दिखा आई थी। दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। कहाँ से आ गई इतनी अक्ल सबको उल्लू बनाने की? वाकई तूने सबको बहुत धोखा दिया। यह सही नहीं किया। वहाँ राहुल के अलावा और कौन कौन होता था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतनी बात समझ में आ गई थी कि राहुल मुझे ब्लैकमेल कर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। और मैं तब से जो भी कर रही थी अपने घर वालों से इस बात को छिपाने के लिए मजबूरी में कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उसने मेरा एमएमएस बना दिया। मैं नहीं जानती थी कि उसने ये वीडियो कब बनाया। उसने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई तीसरा भी है जो यह वीडियो बना रहा है। और वह बोलते बोलते रोने लगी। मीता को सारा माजरा समझ में आ चुका था। वह बस इतना ही कह पाई, बेवकूफ़ लड़की, अब कौन करेगा यकीन तुझ पर? कच्ची उम्र का प्यार तुझे बर्बाद करके चला गया। इस नासमझी की आंधी ने सब तहस नहस कर दिया। उसने रमेश को सब बताया तो एक बार को तो रमेश को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर सबके समझाने पर उसने सबसे पहले थानेदार से मिलकर वायरल हुए वीडियो को डिलीट कराया। अपने शहर के एक सखुरदार आदमी होने की वजह से उनके एक इशारे पर पुलिस वालों ने राहुल को जेल में बंद कर दिया। उसके बाद पूरे परिवार को बदनामी से बचाने के लिए सभी लोकल अखबारों के रिपोर्टर्स को न छापने की शर्त पर रुपए खिलाए। दीपा को फौरन शहर से बहुत दूर पढ़ने भेज दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं रमेश के मन में उस लड़के
से खतरा बना हुआ था। हालांकि बाद में वह लड़का कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं